नमस्कार साथियों, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सीएलसी द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज के इकाई 1 पेपर का वीडियो सॉल्यूशन के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं गणित विषय से संबंधित जो आपके प्रश्न रहे हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास में प्रश्न संख्या 41 हमारी क्लास का पहला प्रश्न रहने वाला। ये पेपर के क्रमांक के अनुसार है। पेपर में 1 से 80 तक जो प्रश्न आते हैं उसमें गणित का जो पोर्शन रहता है वो आपके 41 से 60 प्रश्न तक रहता है। इस बार जो एक नई चीज ऐड की गई है नवोदय के द्वारा, आकृति का जो पोर्शन है उसमें 50% कमी कर दी गई है। पहले आकृति के जो 40 प्रश्न आते थे वो 20 प्रश्न आएंगे। 20 प्रश्न उसमें ईवीएस पर्यावरण के है जो ऐड कर दिए गए हैं, जिनका क्रमांक आपके 21 से है जो 40 तक रहता है। फिर 41 से 60 आपके गणित रहती है और 61 से 80 जो हिंदी पहले आती थी उसी प्रकार रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंकों 5, 0, 8, 3 और 9 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब प्रत्येक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए कि अंक तो आपको 5 दे दिए पर 5 अंकों की आपको बनानी है, आप एक अंक को ही 5 बार लिख दो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक अंक को हम 5 बार लिखेंगे तो फिर इन 5 का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए पहला ही निर्देश के अंदर दे रखा है कि प्रत्येक अंक का केवल एक बार है जो आपको प्रयोग करना है। तो बड़ी हम जब भी संख्या बढ़ाते हैं उसमें क्या होगा, सबसे बड़ा जो अंक है एक अंक का वो 9 रहता है। हमें जैसे 4 अंकों की सीधी सबसे बड़ी बनानी है तो हम 4 9 लिख देते हैं। अब छोटी जब भी बनाते हैं तो छोटा सबसे एक अंक का एक ही रहता है, उसके बाद 0 का नंबर लगता है। अब पूछा क्या है, इसमें अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर का मतलब यहाँ क्या है, अंतर का मतलब है कि पहले आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी बनानी है, फिर आपको 5 अंकों की सबसे छोटी बनानी है और फिर इन दोनों के बीच में अंतर मतलब घटाओ बाकी। जब आप बाकी करेंगे तो इसका अंतर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बड़ी संख्या की अगर बात करें 5 अंकों की बड़ी, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 9, फिर इसके बाद में क्या है 8, फिर क्या है 5, फिर 3, फिर 0। ये तो हो गई आपके 5 अंकों की सबसे बड़ी। अब क्या बढ़ानी है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा क्या है 0, लिख दो 0। नहीं लिख सकते भाई, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 को अगर हम आगे लिखेंगे तो यहां ये क्या कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी होनी चाहिए। फिर ये 5 अंकों की सबसे बड़ी नहीं होगी, 0 आगे आते ये 4 अंकों की बन जाएगी। इसलिए 0 को हम सीधा आगे नहीं लिख सकते। अगर किसी विद्यार्थी ने हल करते समय लिखा है तो उसने गलती की है और ये गलती आगे कभी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सबसे छोटा 3 है, इसके बाद हम 0 लिख सकते हैं, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 9 आएगा। अब अंतर का मतलब घटावी तो है, बाकी करनी है, बहुत सिंपल है। 0 में से 9 जाता नहीं है, पड़ोसी से मांगी एक उधार, हो गए 10, 10 में से 9 गया 1, फिर आपके 12 में से 8 गया 4, 14 में से 5 गया 9, यहां रह गए 7। कैसे रह गए 7, क्योंकि ये बेचारा एक उधार इसने पहले से ही पड़ोसियों को दे दिया है। तो अब 7 रह गए हैं और 9 में से 3 गए 6। 67,941, 67,941 जिस ऑप्शन के अंदर है वो आपका सही है। पहला ऑप्शन तो कह रहा है 68,841, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है 67,941, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी आपके 41 नंबर पहले प्रश्न के अंदर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताओ। सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या का मतलब वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाए। अब प्रथम 10 का मतलब है कि कौन सी संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसी प्रकार प्रथम जो 10 सम संख्या है इनको जोड़ के बताना है। योगफल का मतलब जोड़ करना है, जोड़ के बताना है। अब आप बैठ जाएंगे ऐसे जोड़ने, ये तो प्रथम 10 पूछा है, हो सकता है नवोदय में प्रथम 40 पूछ लें, फिर आप जोड़ेंगे तो आपके 10 मिनट तो यहां चले जाएंगे। इतना समय तो नवोदय आपको नहीं देगा। फिर क्या करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, क्या है, n कोष्टक n+1। ये सम संख्याओं के योगफल को ज्ञात करने का सूत्र है। अब यहां n का मतलब होता है अंतिम संख्या। n का मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या। अब ये जो n का मतलब जो अंतिम संख्या है, यहां तो हमें चल जाएगा कि प्रथम 10 पूछा है तो n क्या रहेगा, या n बराबर 10 ही आएगा। लेकिन एक बात विद्यार्थियों यहां ध्यान देना कि अगर प्रश्न ऐसा पूछ ले कि 1 से 20 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो या 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, यहां एक दिक्कत होने वाली है। क्योंकि 1 से 20 तक न तो सारी सम संख्या होती है और न ही सारी
विषम संख्या होती है, क्योंकि 1 से 20 का मतलब 1 2 3 4 5, तो 1 विषम हो गई, 2 सम हो गई, 3 विषम हो गई, 4 सम हो गई। इसका मतलब एक सम और एक विषम, आधी सम हो जाएगी और आधी विषम हो जाएगी। इसलिए कभी 1 से 20, 1 से 10 ऐसा पूछे तो हमेशा n/2 होगा। n मतलब अंतिम संख्या 20, तो 20 में बट्टे 2 कर लेना है, तो आधी तो सम रहेगी और आधी विषम हो जाएगी। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब आपको ऐसा पूछे कि 1 से 10, 1 से 20 ऐसा। प्रथम 10 का पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली 10 का ही आपको योगफल याद करना है। तो यहाँ n बराबर 10 है। अब n को हमें जहां जहां इस फॉर्मूले में n है वहां इसका उपयोग करना है। तो 10 कोष्टक 10 प्लस 1, बोर्डमास कहता है पहले कोष्टक को निपटाना है। तो कोष्टक के अंदर क्या है, जोड़ करनी है। तो 10 का तो 10 लिखेंगे, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। अब हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को खोल देंगे। जब भी कोष्टक खोलेंगे तो कोष्टक से बाहर वाली संख्या से हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। तो 10 गुणा 11, और 10 को 11 से गुणा करते तो आता है बेटा 110। कितना आता है 110। 110 इसमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर तो नहीं है, 100 है तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी में 120 है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर 110 है। ऑप्शन नंबर सी आपके एकदम सही होगा प्रश्न नंबर 42 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही इजी प्रश्न है कि 7707 शब्दों में है और इसको अंकों में बताना है। जैसा बोल रहे हैं वैसे 7707 इकाई दाई सैकड़ा का अच्छे से नॉलेज आपको होना चाहिए कि इकाई दाई सैकड़ा हजार तक ही मामला है। 7707 कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी आपके एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताओ। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि वे संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा और किसी का भाग है जो नहीं जाता है। अब एक और स्वयं कैसे, जैसे मैंने यहां लिख दिया 5, तो 5 में किसका भाग जाता है, एक का तो जाता है, और एक स्वयं मतलब 5 खुद का भाग है जो जाता है, इसके अलावा और किसी का भाग इसके अंदर नहीं जाता। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसमें संख्या खुद के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाए उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं, क्योंकि इसका भाग तो सबके अंदर जाता है लेकिन इसके अंदर किसी का भाग नहीं जाता है। इस बात का ध्यान है जो आपको रखना है। तो एक क्या है, न तो भाज्य है न अभाज्य है, और जिन संख्याओं के अंदर एक और स्वयं के अलावा और किसी का भाग चला जाए तो फिर हम उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन यहां आपको पूछा गया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो पहली अभाज्य संख्या एक तो होगी नहीं, एक के बाद में दो बिल्कुल अभाज्य संख्या, और 2 ऐसी अभाज्य संख्या है कि एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जितनी भी सम संख्या है वो अभाज्य नहीं है, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 के बाद में अगला है 3 के बाद में है 5 फिर 7 फिर 11। कि मैंने तो ऐसे लिख दिया कि मेरी जानकारी में, आपको भी ध्यान में होना चाहिए। ये ध्यान में कैसे होगा कि हमें ये मालूम हो जाएगी, परिभाषा को हम अच्छे से समझ लेंगे कि संख्या एक और स्वयं के अलावा, अब इसमें 1 और 2 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है, इसमें 1 और 3 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, इसमें 1 और 5 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। तो ऐसी जो भी संख्या है जिसमें 1 और स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाए उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जोड़ी करनी है, योगफल करना है। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। तो इन प्रथम 5 संख्याओं का जो योगफल होगा 28। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संख्या 7,84,356। 7,84,356 में 8 और अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। स्थानीय मान का मतलब होता है वे किसी संख्या के अंदर प्रत्येक अंक के स्थान का जो मान होता है। जैसे यहाँ 7 लाख, तो ये लाख पे है तो 7 लाख हो गया इसका मान। ठीक है, 80,000, 8 का 80,000 पे है, 1000 पे है, 10,000 पे है, तो उस हिसाब से जो जिस स्थान पे है, जैसे 3 सैकड़ा पे है तो 300 इसका मान हो गया। इसमें 8 और 3 का जो स्थानीय मान निकलेगा उनका अंतर क्या होगा, मैंने अभी बता दिया। अंतर का मतलब संख्या में घटाव करना है, बाकी करना है। पहले संख्या है 7,84,356। अब हमें क्या करना है, इसमें करना है 8 का पहले स्थानीय मान। तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 8 कहां खड़ा है 10,000 के ऊपर, इसका स्थान क्या कह रहे हैं 10,000। तो 8 तो 8 रहेगा, 10,000 मतलब इसको हम बोलेंगे 80,000। क्या बोलेंगे 80,000। इसके बाद में अगली संख्या है 3, तो 3 का स्थानीय मान क्या रहने वाला है, इकाई दाई सैकड़ा 300, सैकड़ा मतलब 300, 100 के स्थान पे है। ठीक है, तो अब इनके स्थानों का अंतर आपको है जो निकालना है। क्या कर लेना है, 80,000 जो है
80,000 में से 300 आपको घटाना है। 0 0 यहाँ रह जाएंगे 7 9 और 7 79,700 79,700 ऑप्शन ए के अंदर है। पहला ऑप्शन ही आपका सही है। चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संख्या 48,597 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको इनमें से वह छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है जो इस संख्या को 3 से पूरा विभाजित करें। अब 3 की भाजकता का नियम हमें सबसे पहले आना चाहिए कि 3 की भाजकता का नियम है क्या। तो 3 की भाजकता का नियम यह कहता है कि किसी संख्या के अंकों के योगफल के अंदर, मतलब जो ये संख्या है इनके अंकों को आपस में जोड़ेंगी, इनके योगफल के अंदर 3 का अगर पूरा भाग जाए तो वो संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। ये 3 की भाजकता का नियम कहता है। तो अंक क्या है, 4 है प्लस 8 है, मतलब 48,000 के अंदर 4 8 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 7 इनका योग करेंगे। पर इनके योगफल के अंदर अगर 3 का पूरा भाग नहीं जाए तो किसको जोड़े कि वो 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 4 और 8 12, 12 5 17, 17 और 9 26, 26 और 7 33। पहले से ही इसका योगफल क्या आ रहा है, 33 आ रहा है। अगर 33 के अंदर 3 का पूरा भाग जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो इसके अंदर क्या जोड़ना है वो देखना पड़ेगा। तो 33 में हम जब 3 का भाग देते हैं तो 3 का भाग पूरा 11 बार जाता है। तो पहले से ये किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो इसमें क्या जोड़े, पहला ऑप्शन कह रहा है 0 जोड़ो। बिल्कुल 0 जोड़ेंगे तो कोई इसमें अंतर होगा नहीं, वैसा का वैसा रहेगा। तो ऑप्शन ए आपका एकदम राइट है। 1 जोड़ेंगे तो अभाज्य हो जाएगी, 3 से विभाजित होगी नहीं, 2 जोड़ेंगे तो भी नहीं होगी, 3 जोड़ेंगे तो फिर से विभाजित हो जाएगी। लेकिन प्रश्न की भाषा को देखना है, आपको छोटी से छोटी संख्या बोला है जो इसके अंदर हो जोड़े, तो छोटी 0 3 से पहले आती है। तो इसलिए ध्यान रख लेना है कि ऑप्शन ए आपके इसमें राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, रोमन संख्या CDXLIX का हिंदू अरबी अंक क्या होगा। हिंदू अरेबिक जो प्रणाली चलती है उसके अंदर इस रोमन जो संख्या को हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये आपको करना है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रोमन के अंदर सी को क्या कहते हैं, तो सी को 100 कहते हैं, सी को 100 कहते हैं। तो डी को क्या कहते हैं, तो डी को 500 कहते हैं, एक्स को 10 कहते हैं, एल को 50 कहते हैं और आई को 1 कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये रोमन के अंदर जो भी अंक है उसको हिंदू अरेबिक प्रणाली के अंदर कहते क्या है, ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए। अब रोमन के कुछ नियम आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए कि रोमन के अंदर किसी संख्या को हम इधर की ओर लिखते हैं तो वो तो हमेशा घटती है, इधर की ओर लिखते हैं तो वो तो हमेशा जुड़ती है। रोमन के अंदर किसी भी अंक की पुनरावृत्ति अधिकतम 3 बार से ज्यादा हम लोग नहीं कर सके थे। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि ये जो डी है और ये जो एल है इनको हम 1 से अधिक बार लगातार नहीं लिख सकते। अगर डी का मतलब 500 है, आपने 3 बार लिख दिया सीधा तो ये तो हो गए 1500 सीधी। लेकिन ऐसे 1500 रोमन के अंदर मतलब 1500 हम लोग नहीं लिख सकते। तो अब ये रोमन के अंदर क्या लिखा हुआ है ये हमें पता करना है। तो पता करने के लिए पहले सबसे बड़ा कौन है, डी। डी को तो बोलते हैं 500। अब डी के इधर सी है तो मतलब 500 में से आपको सी निकाल लेना है। 500 में से क्या कर लेना है, 100 घटा लेना है। 500 में से 100 चले जाएंगे तो कितना हो गया। एक तो बात ये हो गई कि इसका मान 400 के अंदर है और चारों ही ऑप्शन के अंदर क्या है, 400 400 ही ऑप्शन है। तो ये आपके यहां से क्या प्रश्न बड़ा सिंपल हो जाता है। अगर आपने ऐसे जोड़ दिया कि सी और डी तो 600 हो गए, ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे कि बड़ा इसमें क्या है, सबसे पहले बड़ा डी है तो 500 है, 500 में से 100 चले गए आपके 400 रह गए। अब हमें चलना है इधर, ये जो मामला है इसमें बड़ा कौन है, एल है। मैंने पहले बता दिया एल का मतलब क्या है 50। तो एल के इधर कौन है, एक्स है। एल माइनस एक्स हुआ है और एल माइनस एक्स का मतलब ही क्या होता है, वैसे 40 ही होता है जब भी एक्स एल लिखते हैं, लेकिन एल का मतलब क्या है 50। हम 50 में से 10 निकाले गए 40, 50 में से 10 निकाल लिए 40 रह गए। एक बात हो गई, एक तो है 400 दूसरा है 40। अब ये क्या है, 10 बड़ा है और एक इससे छोटा है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका जो ये एक्स है इसमें से आई निकल रहा है, मतलब 10 में से आपने क्या किया है, एक माइनस किया है, कितना आ रहा है 9। इनको आप जोड़ लीजिए। जब इनको आप लोग जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 400 प्लस 40 प्लस 9 बराबर 449। 449 जो ऑप्शन है वो आपके सही है और ऑप्शन पहला ही पहला पड़ा है, ऑप्शन ए आपके एकदम है जो राइट होगा। क्योंकि यहां पहले 100 निकाला, फिर 50 में से 10 निकाला और फिर 10 में से 1 निकाल दिया, तो कितने रह गए आपके 449। ऑप्शन नंबर ए आपके 47वें प्रश्न में एकदम सही है।
अगला प्रश्न विद्यार्थियों, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। प्राकृतिक या प्राकृत नेचुरल नंबर, प्राकृतिक या प्राकृत संख्या का मतलब यही होता है कि एक से प्रारंभ होकर जो संख्याएं अनंत तक चलती हैं उनको हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का एक सूत्र है, सूत्र यह है कि n कोष्टक n+1/2, मतलब n कोष्टक n+1/2 इसका फॉर्मूला है। और n का मतलब वही है जो हमने अभी सम संख्याओं के अंदर किया है, n का मतलब है अंतिम संख्या, n का मतलब यह है कि अंतिम संख्या। अब देखो प्रथम 25, अगर प्राकृत संख्याओं के अंदर प्रथम 25 चाहे आपसे पूछे, चाहे आपसे ऐसे पूछ ले कि 1 से 25 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ n है जो अंतिम संख्या जो है वो आपके जो अंतिम डिजिट होगा वही रहने वाला है, चाहे 25 हो, चाहे 30 हो, 40 हो, जो भी हो रहेगा। क्योंकि प्राकृत संख्या का अर्थ यही है, 1 से शुरू होकर अनंत चलती है। चाहे आप 1 से 25 करेंगे, 1 से 100 करेंगे, प्रथम 20 करेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राकृत संख्या हमेशा लगातार चलती है। सम विषम में ध्यान रखना है कि एक सम होती है तो एक विषम होती है, इनका क्रमांक, इसलिए इनको ऑड इवन बोलते हैं। अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ n का मतलब तो क्या आ जाएगा, फिर n बराबर 25, अंतिम संख्या यहाँ क्या 25, और प्रथम 25 का हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। इसी फॉर्मूले से चलेंगे तो 25 कोष्टक 25 + 1 कोष्टक बंद/2। सबसे पहले वही तरीका, कोष्टक को हमें हल करना है। तो कोष्टक को हल करने के लिए 25, यहाँ कोष्टक के अंदर 25 + 1 क्या हो जाएंगे 26, और जैसे ही कोष्टक खुलता है क्या हो जाता है, गुणा/2। अगर कट रहे हैं तो काटो, यहाँ तो 2 का भाग 25 के अंदर नहीं जाता है, लेकिन 26 में पूरा 13 बार जाता है। अब 13 को किससे गुणा करना है, 25 को, 25 × 13, तो हमें 13 का पड़ा आना चाहिए। 13 5 65 होते हैं, 65 का 5 हासिल 6, और 13 दूनी 26 होते हैं। 13 का पड़ा जब 2 बार बोलते हैं तो 26, 26 और 6 32, आएंगे आपके 325। 325 ऑप्शन नंबर सी के अंदर एकदम सही होगा। तो 48 का ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में है जो व्यवस्थित आपको करना है। आरोही क्रम होता क्या है, पहले ये हमें मालूम होना चाहिए। आरोही का मतलब है छोटे से बड़े की ओर चलना। छोटे से बड़े की ओर जब हम लोग चलते हैं, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, वो तो होता है आरोही क्रम। और इसका ऑपोजिट अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बड़े से आपको छोटे क्रम की ओर चलना है। यहाँ आपको अलग अलग संख्या दे रखी है, 9080, 8908, 9808 और 8098। अब इनमें हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी क्या है, उस क्रम में हमें क्रमांक क्या लगा देता हूं। तो देखेंगे अपन लोग 8098, ये क्या है, सबसे छोटी है 8098। फिर 8000, पहले 9000 तो बड़ी होती है, 8000 पे चल रहे हैं, ये 8098 और ये 8908 है। 900 मतलब इससे अधिक है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगी। फिर ये 9080 है और ये 9808 है, तो 9080 पहले आएगी, फिर 9000 आपके 808। ये 4 क्रमांक रहेगा। एक नंबर पे 8098, 2 पे आपके 8908, 3 पे 9080 और 4 पे 9808। ये संख्याओं का क्रम रहेगा। तो हम इसको कौन से क्रम में व्यवस्थित करेंगे, छोटे से बड़े। ये छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम की ओर। ऑप्शन ए क्या करा है, 8098 सही चल रहा है, फिर 8908 ठीक है, फिर 9080, 9808। बिल्कुल ऑप्शन ए के अंदर ये चारों संख्या आपके आरोही क्रम के अंदर ही व्यवस्थित नजर आ रही है। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। ऑप्शन बी, इसमें सबसे 8900 आ गया, 8900 नहीं आना चाहिए था, इसलिए नहीं है। यहां देखते हैं हम 8098, 9080, ये भी बिल्कुल नहीं है। डी के अंदर देखते हैं तो 9808, 9080, 8000, ये तो आपके बिल्कुल अवरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम का मतलब होता है आपके बड़े से छोटे। यहां बड़ी सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, तो आरोही अवरोही क्रम बहुत आसान है। कभी कभी इनके प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा नवोदय के अंदर इसमें प्रश्न भिन्न से संबंधित है जो रहते हैं। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य। अभी मैंने आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा बताई। वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाए। अब हम चलते हैं 91 की तरफ। 91 में एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एक मैंने क्या बोल दिया, अभाज्य संख्या है जिसमें आपके एक का भाग सभी के अंदर जाता है। फिर 91 खुद का जाता है। हमें तो ये पता लगाना है कि और किसी का जाता है कि नहीं जाता है। तो 91 के अंदर और किसी का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। आप 13 का पाड़ा देखिए, 13 के पाड़ा के अंदर भी 91 आते हैं। इसका मतलब ये संख्या आपके 13 से विभाजित है, एक से भी है और 91 खुद से है, और भी हो सकती है, लेकिन एक ज्यादा होती है क्या होगी, भाज्य होगी। हमें क्या ढूंढनी है, अभाज्य संख्या। फिर क्या है,
93 93 93 की अगर हम बात करें, एक का भाग जा रहा है, 93 खुद का भाग जा रहा है। 9 + 3 कितने होते हैं बेटा? 9 + 3 होते हैं 12। अभी हमने 3 की भाजकता का नियम पढ़ा। 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों के योग के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो अंकों को योग 9 + 3 12 हो गए, और 3 का पाड़ा जब हम 4 बार बोलते हैं 12, मतलब यहाँ 3 का भाग 4 बार जा रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो 93 है इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या आ गई आपके भाज्य संख्या होगी। हमें कैसे ढूंढनी है? अभाज्य संख्या। अब 97 रहा है, 97 के अंदर एक का भाग जाता है, 97 का जाता है। इसके अलावा भाजकता के नियम की ओर दौड़ो। अगर इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 का जाता है, नहीं जाता है। 9 और 7 16 होते हैं, 16 में 3 का भाग नहीं जाता है। फिर इसमें 5 का भी नहीं जाता है, 6 का भी नहीं जाता है, 7 का भी नहीं जाता है, 8 का भी नहीं जाता है। तो हमें जिसका इंतजार है वो मिल गया। आपका ऑप्शन सी एकदम राइट होगा। 97 क्या है? अभाज्य संख्या है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि 99 तो पूरी पूरी भाज्य, 11 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, 99 का भी जाता है, और भी 9 का भी जाता होगा। ठीक है, तो ये बात स्पष्टली आपको समझ में आ गई होगी कि अभाज्य संख्या का मतलब एक और स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाए। तो ऑप्शन सी के अंदर आपके 97 में और किसी का भाग है जो नहीं जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, -1 को 50 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा? क्या प्रश्न दिया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब आपने प्रयास किया होगा कि -1 को 50 बार लिखा होगा, -1 गुणा -1 गुणा -1, ऐसे किया क्या? ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम जो माइनस में संख्या है, जैसे -1 गुणा -1 है, माइनस को जब भी माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस तो आपके हट जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ये नियम तो आपको पहले अच्छे से ध्यान रखना है। अब 50 बार करो 1 को गुणा, भले 100 बार करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को आप जितनी बार गुणा करोगे तो 1 ही आने वाला है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हट जाएगा। फिर आप 1 को जितनी बार भी गुणा करोगे तो 1 ही आने वाला है। तो मुझे ये बताओ कि आप -1 को 50 बार गुणा करोगे तो 1 ही रहने वाला उत्तर। और ऑप्शन ए क्या कह रहा है? 1। -1 नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही -1 को -1 के हमने 50 बार गुणा किया, माइनस तो चला गया। 50 कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 1 को हम 50 से गुणा करते तो आता। 50 बार गुणा करना है, या 50 से गुणा नहीं करना है, 50 बार उसी संख्या को, 1 को 50 बार 100 बार करना है, और -50 भी नहीं आएगा। तो आपके एक ही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। भाग का एक प्रश्न है, और भाग के प्रश्न में भाजक 45 है, भागफल 12 है, शेषफल 15 है, तो भाज्य क्या होगा? भाज्य क्या होगा? अब भाज्य ज्ञात करने का एक तरीका है, भाज्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। भाग जब भी हम लोग सीखते हैं तब हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि भाज्य कौन सा होता है, भागफल कौन सा होता है, भाजक कौन सा होता है, और शेषफल कौन सा होता है। भाज्य का फॉर्मूला ये है कि भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस आपके शेषफल। ये इस फॉर्मूले से करना है। तीनों चीजें आपको दे रखी, क्या दे रखी है आपको? भाजक दे रखा है 45, भागफल दे रखा है 12, और शेषफल दे रखा है 15, और आपको ज्ञात क्या करना है? भाज्य। आपको पता ही नहीं है कि भाज्य क्या होता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया 5 भाग 5 1 शेषफल 0, ये लिख दिया। तो ये जो है ये तो है आपके भाज्य, और हमें ये भाज्य ही ढूंढना है। ठीक है, और ये क्या है? ये तो भागफल है। जब आपने भाग दिया तो इसका उत्तर क्या आया? भागफल 1 आया। ठीक है, ये आपके भाजक है, और ये क्या है? 0 शेषफल। शेषफल रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो इसको 0 के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें चलना है। भाज्य तो हमें पहले मालूम है ही नहीं भाज्य क्या है, तो भाज्य के बराबर हम लोग लिखेंगे भाजक क्या है? 45 गुणा भागफल क्या है? 12 प्लस शेषफल क्या है? 15। पहले तो 12 को 45 से गुणा करना। 12 का पाड़ा हम 5 बार बोलेंगे तो 12 5 होते हैं 60, 60 का 0, और 12 चौक 48, 48 और 6 54, 540, और 540 में हम लोग 15 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 555। 555 इसके अंदर ऑप्शन बी के अंदर है, तो ऑप्शन बी आपके एकदम सही होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? देखो, संख्या पद्धति के अंदर 2 प्रकार की संख्या होती है। एक होती है पूर्ववर्ती संख्या, और एक होती है उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या का मतलब होता है किसी संख्या के अंदर जब हम लोग 1 जोड़ते हैं तब जो संख्या प्राप्त होती है वो तो उत्तरवर्ती, और पूर्ववर्ती मतलब पहले का, जस्ट पहले का। क्या कि किसी संख्या के अंदर जब हम -1 करते हैं, 1 घटाते हैं,
तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसको पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अब यहाँ आपको सबसे छोटी पूछी है 5 अंकों की। पहले प्रश्न के अंदर हमने छोटी बड़ी बनाई थी, उसमें अलग अलग अंक दे रखे थे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आपको 5 अंकों की छोटी बनानी है। जब हम छोटी संख्या बढ़ाते हैं, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि 1 अंक की छोटी संख्या क्या है। तो 1 अंक की छोटी तो क्या है, 1 है। अब इसके बाद में जितने अंकों की छोटी बढ़ानी है उतने जीरो। अब 5 अंकों की बढ़ानी, 1 तो 1 आ गया, पीछे कितने रह गए, 4 अंक, तो 4 जीरो और लगा दीजिए आप। ये बन गई आपके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब क्या करना है, इसकी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब इसमें 1 आपको घटाना है, और 1 जब हम लोग माइनस करेंगे 10,000 में से 1 हम लोग निकाल लेंगे तो 9,999 आएगा, और 9,999 ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। यहां क्या है, 10,001। अगर उत्तरवर्ती पूछते तो क्या हो जाती, 10,001, लेकिन आपको पूछा क्या है, पूर्ववर्ती पूछा है, तो पूर्ववर्ती क्या है, 9,999। ऑप्शन बी आपका एकदम सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान दे दें कि सीएलसी संस्थान के द्वारा ये एकदम निःशुल्क टेस्ट सीरीज है जो संचालित की जा रही है। साथ में हमारी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक टेस्ट का इसी प्रकार आपको वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पर उपलब्ध करवाने का भी। तो ये टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल निःशुल्क है। इसका पहला जो इकाई टेस्ट है उसका ये वीडियो सॉल्यूशन है। इसी प्रकार 4 इकाई टेस्ट और हैं, और इसके बाद 15 पूर्ण पाठ्यक्रम आधारित, 15 पूर्ण पाठ्यक्रम आधारित है जो टेस्ट रहने वाले हैं। तो आप भी चाहे राजस्थान ही नहीं, देश के किसी भी कोने के अंदर बैठे हैं और कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, और आपका अगर ख्वाब है कि देश का जो ये प्रतिष्ठित विद्यालय है जवाहर नवोदय विद्यालय, इसकी प्रवेश परीक्षा को पास करना है, तो नवोदय की नवीनतम पैटर्न पर आधारित सीएलसी की इस निःशुल्क टेस्ट सीरीज से आप अवश्य जुड़े। और इसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रखे हैं 9571949387 पर आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। बिल्कुल निःशुल्क, आप चाहे कहीं बैठे हैं वह आपको ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से राजस्थान के विभिन्न 9 जिलों के अंदर सीएलसी का जो परीक्षा केंद्र है वो बनाया गया है। और इसमें और भी विस्तार हो सकता है। अगर आप अन्य कोई जिले के अंदर भी इसी प्रकार का परीक्षा केंद्र भी शुरू करना चाहते हैं तो हमसे आप जरूर संपर्क करें, हम आप तक ये फ्री टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाएंगे। अब हम चलते हैं, अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम 2 विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करने पर इकाई अंक क्या होगा। पूछा क्या है, तो अभाज्य, लेकिन अभाज्य में कैसे होनी चाहिए, विषम अभाज्य। देखो अभाज्य का मैंने अभी बता दिया आपको कि 1 m स्वयं के अलावा और उसमें किसी का भाग नहीं जाता है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, तो 2 तो होगी नहीं। 1 को हम अभाज्य मानते नहीं है क्योंकि 1 सह अभाज्य संख्या अभाज्य नहीं है। अब सबसे प्रथम 2, प्रथम 1 तो 3 है, 1 तो 3 अभाज्य संख्या है, दूसरी 5 है, तो 3 और 5 का हम लोग गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, 15। इसमें इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक पहला ही होता है 5। 5 किसके अंदर है, ऑप्शन डी के अंदर है। ऑप्शन डी आपके एकदम सही होगा। अगला प्रश्न अपना ये कथन और कथन के बारे में है। निम्नलिखित में से असत्य कथन, असत्य मतलब गलत कथन कौन सा है, इसमें कौन सा सही कथन नहीं है वो आपको पता लगाना है। सारा का सारा संख्या पद्धति से संबंधित है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। क्या पहला कथन सही है, गौर कीजिए, तब तक मैं बाकी वाले कथन आपको पढ़ के सुनाता हूं कि सभी विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी विषम संख्याएं, विषम का मतलब 1 3 5 आगे चलती रहेगी, ये सारी विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक का मतलब 1 से शुरू होकर अनंत तक चले। अब ये भी 1 से शुरू हो रही है, आगे अनंत तक विषम चलती रहती है। और प्राकृतिक का मतलब जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चले। तो सभी जो विषम संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। एकदम सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कथन सही है। दूसरा, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम क्या करें, बार बार करें, प्राकृतिक का मतलब 1 से शुरू होकर अनंत तक चले। जब शून्य साथ में आ जाएगा तो उसको हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, उसको हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। शून्य से शुरू होकर जो संख्या चलती है उनको पूर्ण बोलते हैं। शून्य जब नहीं है तो हम उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो इसका मतलब शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, बिल्कुल कथन सही है। 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या ही होगा, ये भी सही है। 2 सम संख्या कैसे, जैसे 2 और 4 आपने जोड़ लिए, कितने आ गए 6, तो 6 भी सम संख्या है। जैसे आपने 10 और 12 जोड़ लिए, कितने हो गए, 22 जोड़ लिए, कितने हो गए 32, ये भी क्या है, सम संख्या। आप किसी भी सम संख्या को जोड़ेंगे तो वापस आपके सम ही, 2 सम संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। ये भी कथन सही है। अब मैंने पहला कथन क्यों छोड़ा, मैंने इसीलिए छोड़ा कि पहला कथन ही अपना गलत कथन है। तो पहले तीनों कथन हमें समझ लेने चाहिए, तो अपने को उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य होती है। इसी पहले के प्रश्नों के अंदर मैं 2 बार बोल चुका हूं कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो सभी सम संख्याएं भाज्य नहीं होती है,
इस बात का ध्यान रखें। अपन क्या करते हैं कि 2, 4, 6 ये सभी सम संख्याएं भाज्य हो सकती है, ये दिमाग में रहता है, इसलिए ध्यान रखना है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या नहीं होती है। अब ये क्या सभी सम संख्याएं भाज्य होती है? बिल्कुल नहीं होती है। 2 तो है ही नहीं भाज्य, तो सभी तो नहीं हो सकती। 2 को छोड़ के बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? यहां मैंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए भाषा में थोड़ा सा बदलाव किया और बहुत सारे बच्चों के दिक्कत भी आई है। दिक्कत क्या आई है? 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा है आपसे। अब देखो नवोदय है, कभी कभी भाषा के अंदर प्रश्न को घुमा के दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इस प्रश्न में ज्यादा दब नहीं है। प्राकृतिक मतलब वही नेचुरल, 1 से शुरू होकर जो अनंत तक चले। अब 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 2 अंकों की 10 से लेकर 99 तक है। और ये प्रश्न यही कह रहा है कि 10 से 99 तक की संख्याओं का आपको योगफल बताना है। और 10 से 99 तक की संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो उत्तर करने में बहुत बड़ी दिक्कत है जो आपको आने वाली है। तो अब इसमें क्या करते हैं, वही करना है। सबसे पहले आपको 1 से 99 तक की संख्याओं का योग करना है। यह भी प्राकृत संख्या है, 1 से 99 तक की संख्याओं का योग करना है। वही फॉर्मूला है प्राकृत संख्याओं के योगफल का, n कोष्टक n प्लस 1 बट्टे 2। n का मतलब अंतिम संख्या, तो यहां अंतिम संख्या क्या है? 99। तो 99 कोष्टक 99 प्लस 1 बट्टे 2। अब हम इसको हल करेंगे जब कोष्टक को, तो 99 कोष्टक खोलते गुणा, यहां हो जाएगा 100 बट्टे 2। भाई 99 प्लस 1 करेंगे 100, 2 का भाग 100 में 50 बार। जब 99 को 50 से गुणा करते हैं तो 4950 आएगा। 4950 गुणा करके आप देख सकते हैं सीधा, जब आप 50 को गुणा करेंगे 99 से तो 4950 आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ये आपका उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने 1 से 99 तक का योग याद किया और मैंने अभी बोला है कि 10 से 99 तक 2 अंकों की प्राकृत संख्याएं होती है। ये तो 1 से 99 कर दिया, इसका मतलब हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो 1 से 9 तक क्या है? 1 अंक की प्राकृत संख्या है। 1 से 9 तक क्या है? 1 अंक की प्राकृत संख्या है। उनको हम इसमें से घटा लें तो अपना उत्तर आ जाएगा। अब हमें 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है, तो अंतिम अंक क्या आएगा? 9 ही। तो 9 कोष्टक 9 प्लस 1 बट्टे 2, 9 और 1 जोड़ दिया 10, तो 9 गुणा 10 बट्टे 2, 2 का भाग 10 में 5 हुआ और 9 पंच 45। कितने आ जाएंगे? 45। ये जो 4950 है इसमें आपको 45 घटा लेने हैं। 4950 माइनस 45 बराबर आएगा 4905। 4905 कोई ऑप्शन है? 4950 पहला ही पहला है, पहला तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो 199 का योगफल आ गया। दूसरा क्या है? 4905, एकदम सही उत्तर। ये बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से पूछ रहे कि सर ये प्रश्न गलत है। प्रश्न गलत नहीं है, प्रश्न की भाषा को थोड़ा सा आपको समझना था जो आपने नहीं समझा, लेकिन अब गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। नवोदय के अंदर अपने गलत नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57 गणितीय संक्रियाओं से संबंधित है, सरलीकरण का नहीं है। गणितीय संक्रियाओं का मतलब ये होता है जोड़ बाकी गुणा भाग, तो इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग दिए, कुछ नहीं करना है। नियम यहाँ भी बोर्ड मास का लगेगा, 48 भाग 6। हम 48 भाग 6 गुणा 9 और माइनस 12। जब 6 का भाग 48 के अंदर देंगे, सीधी सी बात है 8 बार भाग जाएगा और 8 को 9 से गुणा करना है, माइनस 12। तो 8 9 72 और 72 में से 12 निकालेंगे तो 60। 60 ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, पहला ऑप्शन आपके एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी संख्या में 125 घटाने पर 475 प्राप्त होते हैं तो संख्या क्या हुई? यह भी गणितीय संक्रियाओं से संबंधित है। आप थोड़ा सा दिमाग यहां आपको चलाने की आवश्यकता है। प्रश्न बहुत इजी है कि आपके पास कोई संख्या है, उसमें से आप 125 निकालते हैं तब 475 है जो प्राप्त होते हैं। तो हमें मालूम नहीं कि वो संख्या है क्या। पहले तो हमने मान ली माना संख्या, ये हम जब तरीके से करते हैं तो माना संख्या करना है। बाकी सीधा भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि माना संख्या क्या है, x है। अब ये जो x है, इस x में जब आप प्रश्न ये कह रहे हैं कि 125 घटाएंगे, उस संख्या में से 125 घटाएंगे तो 475 है जो आपको प्राप्त होने वाला है। ये बन गया अपना एक समीकरण। तो समीकरण क्या कहता है कि जब यहाँ कोई माइनस की चीज है, इधर हम जब भेजेंगे तो प्लस में चली जाएगी, हम इसको जोड़ देंगे। हमें x का मान निकालना है, तो x का मान जब हम निकालेंगे तो यहाँ 125 का पक्षांतरण हो जाएगा 475 की तरफ और ये माइनस यहाँ आके प्लस हो जाएगा 125। अब 475 में जब आप 125 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 600 और हमारे x का मान क्या आ जाएगा? 600। x का मान 600 मतलब वो संख्या क्या है? 600। ये तो होगी एक सीधी बात। विधि तो ये कहती है, अगर आप यहाँ ऑप्शन पे चले जाएंगे तो ऑप्शन बहुत ईजी है कि हम किसी संख्या में 125 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 475। आप a के अंदर 125 घटा के देख लेते हैं,
125 घटाते तो 475 मिलते, नहीं मिलते। बी के अंदर 600 था, आप 125 निकाल लेते, इसमें आपका उत्तर आ जाता 475। ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ती, कोई ऑप्शन के पीछे आप सीधा कर सकते हैं, ये ऑप्शन से है। लेकिन विधि ये कहती है हमें संख्या माननी पड़ेगी, और सीधे तौर पे मैं अगर बताऊं कोई संख्या में हम 125 घटा रहे हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वापस उसमें जो घटाया है वही जोड़ लीजिए, आपको संख्या मिल जाएगी, अगर मेरी बात समझ में आई। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है संख्या 5069 में 5 के स्थानीय मान और 0 के जातीय मान का गुणनफल क्या होगा। अब हमें पहले तो निकालना पड़ेगा कि 5 का स्थानीय मान क्या है। अब एक इसमें नई चीज आई, जातीय मान। जाति, आपकी भी कोई जाति होगी, इसी प्रकार इन अंकों की जाति है। 5 की जाति 5 है, 4 की जाति 4 है, 3 की जाति 3 है। जातीय मान का मतलब होता है किसी संख्या के अंदर जो भी अंक है उस अंक के स्वयं का मान, अंक के खुद का जो मान है वही जातीय मान है। इसको हम अंकित मान भी कहते हैं और जातीय मान भी कहते हैं। तो 5069, सबसे पहले हमें 5 का स्थानीय मान, 5 का है 5000 पे है, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 5000, ये हो गया इसका स्थानीय मान। ठीक है, अब क्या देखना है, 0 का जातीय मान। 0 का चाहे स्थानीय मान निकालो जातीय मान निकालो 0 ही रहना है, तो 0 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ 5 का जातीय मान पूछते तो 5 का जातीय मान 5 ही रहता, चाहे किसी भी स्थान पे हो। आपको 6 का पूछते तो 6 का भी 6 रहता, क्योंकि जातीय मान का मतलब होता है उसी अंक का मान, अंक का स्वयं का मान, जो अंक है उस अंक का स्वयं का मान, और इसको अंकित मान भी कहते हैं। कहीं कहीं अगर अंकित मान भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमें क्या करना है, गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा, 5000 है, इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा। मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसके बीच में एक 0 आ जाए तो पूरी संख्या को 0 कर देता है। क्यों? क्योंकि हम 0 को किसी से गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। ऑप्शन ए 5000, 5069 और 0, सी आपके एकदम सही है, राइट है। अब है हमारा अंतिम प्रश्न, 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। 1 से 20 तक आ गया ना मामला, मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि 1 से 20 पूछा है, या प्रथम 20 पूछते तो कोई दिक्कत नहीं होती। 1 से 20, अब 1 से 20 क्या सारी विषम है? विषम का मतलब जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, 1, 3, 5, 7, 9 जो होती है विषम संख्या होती है। अब 1 से 20 में आधी सम होती है, आधी विषम होती है। अब इसका एक फॉर्मूला है पहले योगफल का, n स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब n का n से गुणा करना। यहाँ n का मतलब तो वही है अंतिम संख्या, n का मतलब तो वही रहेगा अंतिम संख्या। तो यहाँ अंतिम संख्या 1 से 20 में क्या हो गई, n बराबर तो 20 हो गया। लेकिन 1 से 20 तक सारी सम और विषम नहीं है, तब हम यहाँ करते हैं n/2। n/2 आधी सम और आधी विषम, और n/2 का मतलब है कि 20 में आपने 2 का भाग दे दिया तो आ गए 10। तो यहाँ आपके अंतिम अंक जो रहने वाला वो 20 नहीं होकर क्या रहेगा, 10। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऐसा प्रश्न आए 1 से 20 तक का जब भी प्रश्न आए तो n का मतलब तो हो गया 10। अब हमें करना है 10 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला करा है। 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 10 से गुणा। वैसे 10 का वर्ग सीधा किसी को आता है तो 100 कर देते, और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो भी 100 आपका फाइनल उत्तर रहेगा। 100 कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी के अंदर। ये आपके गणित के सभी प्रश्नों का एकदम हल है जो करवा दिए गए हैं। धन्यवाद। सीएलसी से आप इसी प्रकार से जुड़े रहें, इसी प्रकार प्यार सीएलसी को देते रहें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उस प्रत्येक नवोदय की तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक ये वीडियो सॉल्यूशन पहुंच सके। धन्यवाद।